ठीक है, पहला का आसानी से बना सकते हैं, एपरेंट हाइट इज इक्वल टू, अब दूसरा सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये कितना था, रियल हाइट मल्टीप्लाई बाय म्यू, निकल सकता है यहाँ से। अब आते हैं सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल हमारा क्या बोल रहा है, देखो बेटा समझो, कि बोल रहा है एक माइक्रोस्कोप है जो कि फोकस कर रहा है किसी मार्क ऑन द पीस ऑफ पेपर। तो मान लीजिए ये हमारा कोई मार्क है और यहाँ पर माइक्रोस्कोप को फोकस करना है, ये है माइक्रोस्कोप का लेंस हमारे पास, ठीक है। एंड देन अ ग्लास स्लैब ऑफ इतना थिकनेस एंड प्लेस्ड ओवर द मार्क, इस मार्क के ऊपर एक ग्लास स्लैब को रख दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ग्लास स्लैब रखेंगे, अब ये स्लैब की देखो रे ऑफ लाइट यहां से निकल के इसको इधर जाना है, मतलब अभी क्या दिखेगा आपको, ऊपर हो और पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हो, दूसरे मीडियम में कुछ रखा हो, तो क्या होता है, हम लोग शिफ्ट देखते हैं, है ना, शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट कितने से हो जाएगा अपने को पहले वो पता कर लेना होगा, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एपरेंट डेप्थ अगर आप निकालते हैं तो वो क्या लिखते हैं, डी डिवाइडेड बाई म्यू लिखते हैं। यहाँ पे डी नहीं, थिकनेस दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो 3 डिवाइडेड बाई 1.5, ये अपने पास पता चल गया। तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, कितने से जो लेटर है वो उठा हुआ प्रतीत होगा, तो आप लिख सकते हैं क्या, दैट इज 3 - 3 डिवाइडेड बाई 1.5 की वैल्यू 3/2 लिख सकते हैं, यानी ये 2 आ गया, यानी शिफ्ट 1 सेंटीमीटर आया, यानी कि ये शिफ्ट 1 सेंटीमीटर आया, यानी जो वर्ड है वो एक्चुअली में 3 सेंटीमीटर था बट 1 सेंटीमीटर उठा हुआ दिख रहा है, यानी जो हमारा यहाँ पर माइक्रोस्कोप है उसको भी 1 सेंटीमीटर ऊपर आप रखेंगे या ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तब जाकर वो जो मार्क है या जो वो लेटर है वो उसे क्लियरली दिखेगा। तो माइक्रोस्कोप कितने से बढ़ाना होगा, जितने से शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट कितने से हुआ, 1 सेंटीमीटर से हुआ, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आओ, इस सवाल में अपने से क्या बोल रहा उसको समझो, कि n इज द यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है n कैप, n2 क्या है, नॉर्मल, n3 क्या है, n3 क्या है, रिफ्लेक्टेड। तो कौन सा ट्रू होना चाहिए इनमें से, क्या n1 इंटू n2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच में cos थीटा है, एक ही प्लेन में आप आराम से निकाल सकते हैं, ये n2 है। n1 n3 का नहीं हो सकता, लेकिन आप थर्ड एंड फोर्थ को देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर देगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, वो होगा क्या, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना, ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट आता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर और n3 भी क्या है, सेम प्लेन है, n1 n2 n3 तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो n3 के साथ अगर आप उसका डॉट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि एक xy प्लेन में है और दूसरा बाहर की तरफ है, तो रिजल्टेंट बाहर की तरफ है उसका, और n3 इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इनका कितना आ जाएगा, 0, इसलिए थर्ड होगा। फोर्थ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस तो आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि साइन 90 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 1। समझ में आया। अगर आप इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे को देखें तो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल इसी पे है, ठीक है। चाहे तो यहां पे बना देते हैं, ये प्लेन है हमारा, ये सरफेस है, इसी पे आया इंसिडेंट रे, इसी पे आया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट हुआ और नॉर्मल इधर है, तो तीनों किस में है, एक्स वाई प्लेन में ही है। ये है n1, ये है n2, ये है n3। अब क्या बोला, n1 और n2 का क्रॉस ले लो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते थे, याद करो उसका डायरेक्शन आप निकालते थे, a क्रॉस b बाहर की तरफ आता था, तो a क्रॉस b ये बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन है। तो आउट ऑफ द प्लेन मतलब ये z एक्सिस और ये xy प्लेन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री, यानी z एंड n3 के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर ऐसी बात है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0 के बराबर, z डॉट n3 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, a डॉट b
क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ऑप्शन नंबर 3। पहला सवाल अपने से क्या बोल रहा है, पहला सवाल अपने से क्या बोल रहा है, एक एयर बबल है जो ट्रैप करता है इनसाइड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अपीयर 2 सेंटीमीटर, अपीयर 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन साइड, ठीक है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन साइड एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपोजिट साइड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो उसका एक्चुअल विड्थ कितना होगा, एक्चुअल विड्थ कितना होगा, ठीक है, ये पूछा है। अब देखो, जब कोई भी एयर बबल है, एयर बबल है, ठीक है, तो बोल रहा है, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो यहीं पे बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूं। यहाँ पर है एयर बबल हमारे पास ट्रैप, तो यहाँ पर बोल रहा है इसका डिस्टेंस कितना दिख रहा है इसको, 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिख रहा है इसे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल विड्थ कितना हो जाएगा इसका, ये अपने को बताना है, दिख रहा है नहीं यहां से देखने में। तो एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला होगा, तो एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 3 टाइम्स म्यू के बराबर, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वो 2 टाइम्स म्यू के बराबर होगा, एक्चुअल, एक्चुअल, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 5 म्यू के बराबर होगा एक्चुअली। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। तो अगर अपरेंट डेप्थ दिया था, मल्टीप्लाई कर देंगे, रियल डेप्थ दिख रहा था, तो 5 म्यू इज इक्वल टू इसका लेंथ हो जाएगा, यानी 5 इंटू इसकी वैल्यू है 3/2, यानी 15/2, 15/2 यानी लेंथ की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर। देखो सेकंड सवाल में क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमारे पास √3 के बराबर। इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर, मतलब ये और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने को बताना है। अच्छा, तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री का लाइन होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, I प्लस 90 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू किसके बराबर, 180 के बराबर लिख सकते हैं, यानी आई प्लस आर की वैल्यू 190 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अपने को क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, यानी आर की वैल्यू में 90 माइनस आई लिख सकता हूं। अब स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, अब स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, तो 1 into sin i शुड बी इक्वल टू 1 into sin i शुड बी इक्वल टू म्यू, जो कि है √3 इंटू sin r, sin r, r की वैल्यू क्या है 90 माइनस आई के बराबर, यानी कि ये कितना हो गया 10i इज इक्वल टू √3 के बराबर, यानी आई की वैल्यू कितना 60 डिग्री के बराबर। ये हो गया सेकंड का आंसर। तीसरा सवाल, आइए तीसरा सवाल क्या बोल रहा है अपने से, ये बोल रहा है वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर, वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज कितना है 8 सेंटीमीटर थिकनेस, तो ये पूरे स्लैब का थिकनेस 8 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अनसिल्वर्ड फेस, तो ये है ग्लास स्लैब का, यहां से 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस, तो इस सिल्वर्ड फेस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाया गया है हमारे पास क्या, इमेज बन रहा है। तो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना होगा, ये बहुत कॉमन सवाल है। देखो बेटा, आप मिरर को कभी भी देखना गौर से, छोटू वाला मिरर ले लेना, तो आपको दिखेगा हमेशा उसका बेस थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ये दिखता है कि उसका बेस थोड़ा ऊपर से उठा हुआ है। तो मान लो जैसा यहाँ पे डायग्राम दिया है, वैसे ही आप मान सकते हैं कि एक्स यहाँ से उठा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे ऊपर है। तो ये वाला जो लेंथ है, ये अपने को दिख सकता है कितना होगा ये, अगर मैं इस लेंथ को लिखूं तो ये 8 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या हो गया, सब कुछ हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है बेटा, हम लोग लिख सकते हैं 12 प्लस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बेटा हम लोग, 10 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, 10 प्लस एक्स लिख सकते हैं।
12 प्लस 8 कितना हो गया 20, 20 माइनस 10 किया कितना बच गया 10, यानी 2x इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो मिरर का एक्चुअल हाइट था कितना या एक्चुअल डेप्थ था कितना 8 सेंटीमीटर, बट अपने को कितना दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, अपने को दिख रहा है 5 सेंटीमीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिख सकते हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं 8/5। कैसे लिख दिया सर, मैंने वही फॉर्मूला लगाया बेटा, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू, म्यू को उधर भेज दिया, यानी एक वैल्यू कितने के बराबर आई 1.6 के बराबर आई। ये हो गया हमारा आंसर। फिर से समझो, फिर से समझो, हम लोगों ने क्या माना है बेटा, हम लोगों ने यहां से यहां तक का थिकनेस x लिया है, बोला ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ 10 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, वो हो गया 10 प्लस x के बराबर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इमेज कितने से बना, यहां से यहां तक 12 था और ये वाला डिस्टेंस 8 माइनस एक्स था, तो 12 प्लस 8 माइनस एक्स, यहां से सिंप्लीफाई करा तो x निकला। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू, तो वहां से म्यू निकाल लिया जिसका वैल्यू आया 1.6। इस सवाल में बोल रहा दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है ए एंड बी सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, तो ट्रांसपेरेंट मीडिया है और सेपरेटेड बाय किसी प्लेन बाउंड्री से है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है हमारे पास 2 इंटू 10 का पावर ऑफ 8, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम है 2.5 बी में इंटू 10 का पावर 8। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा। अच्छा, तो अब इसमें से क्रिटिकल एंगल याद करो, क्या हुआ था क्रिटिकल एंगल, साइन सी इज इक्वल टू आया था म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर आया था क्रिटिकल एंगल, लास्ट क्लास बताया था। तो रेयरर अपने को देखना है, द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, रे ऑफ लाइट बता रहा ए टू बी जा रहा, मतलब ए से बी में आ रहा रे ऑफ लाइट, किसी भी इधर से आ रहा होगा, इधर से टकरा कर इधर गया। अच्छा, तो अपन निकाल लेते हैं म्यू की वैल्यू और फिर अपना काम हो जाएगा। म्यू ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो कितना होगा बेटा, म्यू की वैल्यू क्या होता है सी अपॉन वी के बराबर होता है, तो अब जब इसे डिवाइड कर दो सी अपॉन वी करो तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/2 के बराबर यहाँ पर, यानी 1.5। इसको अगर लिखें हम लोग, म्यू बी को निकालें तो ये कितना हो जाएगा 3/2.5 के बराबर, ये हो जाएगा। तो अब म्यू रेयरर अपने पास ऑब्वियसली म्यू बी है, इसका मतलब क्या है म्यू बी अपॉन म्यू ए के बराबर है, यानी कि म्यू बी की वैल्यू है 3/2.5, 2.5 डिवाइडेड बाय म्यू ए की वैल्यू है 3/2। ठीक है, 3 कट गया, 3 कट गया, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं तो यहाँ पे आया 20, ये आया 4, ये गया 5 से, यानी कि C इज इक्वल टू कितना आया साइन इनवर्स ऑफ 4/5, साइन इनवर्स ऑफ 4/5, ये हो गया हमारा आंसर। चलो, इस सवाल में क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है ग्लास प्लेट पे at an angle of 60 degree, and if the reflected rays and refracted rays are perpendicular, then index for the refraction of glass is, ये निकालना है अपने को, है ना। देखते हैं क्या बोल रहा है और क्या है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये भी 60 डिग्री पे ही होगा। रिफ्रैक्टेड रे कितने पे है बेटा 90 डिग्री पे है, तो ये 90 डिग्री पे है। अब अगर ये 90 है ये 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। बस आर और आई की वैल्यू निकल गई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, साइन आई की वैल्यू कितनी है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई √3, यही हो गया हमारा आंसर। सवाल को देखो क्या बोल रहा है ये, माइक्रोस्कोप फोकस कर रहा है किसी कॉइन को जो कि बॉटम ऑफ द बीकर रखा हुआ है, तो कोई भी बीकर के नीचे बॉटम में एक कॉइन को रखा गया है, एक कॉइन को रखा गया है, ठीक है। माइक्रोस्कोप नाउ रेज्ड बाई 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पहले जो माइक्रोस्कोप था अब उसको रेज किया गया 1 सेंटीमीटर पे, अब माइक्रोस्कोप हमारा यहाँ पर पहुंच गया है या कहीं यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर तक उठा दिया गया, ये बना नया माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, यहाँ पर है नया पोजीशन। टू व्हाट
डेप्थ, टू व्हाट डेप्थ शुड वी पोर द वाटर सो दैट इट बिकम्स इन फोकस अगेन, वापस फोकस पे आ जाए, कितना थिकनेस तक पानी को रखा जाए। याद करो ऐसा ही एक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने शिफ्ट का सवाल पढ़ा था, जिसमें बात किए थे कि शिफ्ट जितना हुआ है उतने ही से माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट किया है। तो सेम है यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पानी को अपने को देखना है, तो थिकनेस हम लोग लिख देते हैं 1 - 1/μ के बराबर। ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग पढ़े थे, कल ही पढ़ाया था इसको, और न्यूमेरिकल पे भी इस पे बनाया है हम लोग बहुत सारा। बस अब कहानी खत्म, अब स्टार्ट कर दीजिए। ये है 1 = 2, यहाँ पे थिकनेस है, यहाँ पर है हमारे पास कितना 1 - 4/3। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो थिकनेस 3/4 आएगा सर। यहाँ 3/4 आएगा नीचे, तो इसको 3/4 उल्टा कर दो, 3/1 डिवाइडेड बाई म्यू है ना, तो ये 1/म्यू है, यानी कि यहाँ पर है 4/3, तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो थिकनेस की वैल्यू हमें दिख रही है 4 के बराबर आ जाएगी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ऊपर होगा, एलसीएम लोगे तो 4 - 3 1 बराबर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही होगा अपना आंसर। देखो बेटा, इस सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, वापस से एक ग्लास स्लैब रखा है जिसका थिकनेस इतना प्लेस्ड किया जाता है किसी स्पॉट से। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं। शिफ्ट जो होता है शिफ्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एपरेंट या रियल माइनस एपरेंट T/μ। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, 1 - म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं आप। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, तो ये आ जा रहा 2/3। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। सबसे पहला याद करो, मिरर के केस में दो मिरर अगर इंक्लाइंड हो तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनते हैं, इसके हम लोग फॉर्मूले लिखे थे। अब यहाँ पे उस सबको हम लोग चेक करते थे किसे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। जब 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 72 कर रहे हैं तो ये 5 आ रहा, यानी ऑड आ रहा। इवन के लिए तो दोनों केस में सेम ही था, बट ऑड के लिए अगर ये सिमेट्रिकली था तो n-1 आ जाता है, n-1। अगर ये असिमेट्रिकली था तो उतना ही रह जाता है, यानी 5 - 1 बन जाएगा। तो 5 - 1 कितना आ गया 4। दूसरा सवाल याद करो, ये भी लिखाया था कि अगर वॉल है पीछे, वॉल है पीछे, आप घर के बिल्कुल मिड में खड़े हैं, आप घर के बिल्कुल मिड में खड़े हैं, तो कितने का हाइट का मिरर लगाना चाहिए, कितने हाइट का मिरर लगाना चाहिए यहाँ पर, सो दैट ये एग्जैक्टली आपको दिखे, आप मिड में हैं। तो अगर ये h है तो h/3 होना चाहिए, हम लोग ये बात पढ़े हैं। तो यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है कि वॉल का हाइट कितना है, 3 मीटर का है। अगर वॉल का हाइट 3 मीटर का है तो मिरर कितना होना चाहिए, 3/3 मतलब 1 मीटर होना चाहिए। ये हो जाएगा आंसर। देखो बेटा, ये सवाल जो हम लोग नॉर्मली पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत शानदार पूछा। क्या कि विथ व्हाट वेलोसिटी हिज इमेज मूव टुवर्ड्स हिम, मतलब आदमी के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी कितना होगा ये पूछा है। तो पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज भी निकाल लीजिए, क्योंकि मिरर रुका हुआ है और हम लोग ये भी जानते हैं ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो हम लोग यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। मतलब अगर ये v से जा रहा है तो इसका इमेज भी v से जा रहा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बोल रहा है, खुद के रिस्पेक्ट में। तो कितना होगा बेटा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो वी आई तो पॉजिटिव है, ये है v माइनस ऑफ माइनस v, कितना आ जाएगा 2v। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें कई बार बच्चे जल्दी में 2 टिक कर देंगे। ये टिक करना बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे टिक करें, बट ये गलत है, आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, आदमी जो कि भाग रहा है उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अपने को पता है, जब हम लोग, कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, एक सेकंड, लेटरल शिफ्ट की बात कर रहे थे, लेटरल शिफ्ट की कल जब हम लोग बात कर रहे थे, तो रे ऑफ लाइट जो भी आकर टकरा रहा था वो अपने फाइनली जब वो टकरा कर निकलने वाला था तो वो पैरेलली शिफ्ट हुआ था, है ना। तो हमें पता है, अगर वन की बात करें
ठीक है, तो 1 की बात करें तो वो किसके पैरेलल होगा, 1 और 2, सभी को उस बात को देखते हुए चले हम लोग। ठीक है, तो 1 पैरेलल होगा 5 के, 6 पैरेलल होगा 2 के। ठीक है, अब क्योंकि 1 और 2 भी पैरेलल होंगे, दोनों रेज ऑफ लाइट यहां पर पैरेलल दिखाया है, तो 5 और 6 भी पैरेलल ही होंगे, 5 और 6 भी पैरेलल ही होंगे। अब यहीं से सब बातें निकलती है, अपने को पता है क्या कि एक पैरेलल है, एक किसके साथ पैरेलल है, 5 के साथ। दूसरा बोल दिया क्या कि 6 पैरेलल है 2 के साथ, 6 पैरेलल है 2 के साथ। उसके बाद और क्या बोल दिया हमारे पास, 1 पैरेलल है किसके साथ, 2 के साथ। तो अगर 1 पैरेलल है 2 के साथ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 पैरेलल है 1 के साथ और 2 पैरेलल है किसके साथ, 5 के साथ, ये भी बोल सकते हैं देन। ठीक है, मतलब 2 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 1 को और 1 की जगह रिप्लेस कर दिया 2 को। अब यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करो, क्या क्या बोला है। यहाँ पर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 3 और 4 पैरेलल है या नहीं है। देखो बेटा, ये तो बात ठीक है, बट बेंडिंग हम लोग थोड़ी देर बाद भी पढ़ेंगे कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो अलग अलग कलर के अलग अलग होते हैं। तभी आपने 9 या 10th में एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रिज्म का, तो जिसमें कलर्स के हिसाब से रे ऑफ लाइट बेंड कर जाती है। तो ये बात हम लोग बाद में इस बात को पढ़ेंगे कि बेंडिंग अलग अलग हो सकता है। तो ये बताना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 3 और 4 पैरेलल है या नहीं है। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में इसमें आते हैं, बट इसको जल्दीबाजी में मत आना, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस अपने को नहीं पता है। ठीक है, तो 3 4 बता नहीं सकते, 4 और 5 है क्या, नहीं बता सकते हैं। 6 3 है क्या, बता नहीं सकते हैं इन दोनों का। लेकिन क्या बता सकते हैं, 2 और 5 है यहां से। इसके अलावा अगर ऑप्शन में 6 और 1 होता तो वो भी हमारा ऑप्शन होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। रिपीट कर दो सर। देखो, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके साथ साथ आप समझते भी चलना, समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, अपने को बताया था लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, वी नो दैट when a ray of light fall on any slab, it gets parallelly shifted or lateral shift. it gets parallelly shifted. It gets parallelly shifted. We know that. इसका मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब क्या था, ये लैटरल शिफ्ट था, ये लैटरल शिफ्ट था, हम लोगों ने कल पढ़ा था लैटरल शिफ्ट। सो फ्रॉम लैटरल शिफ्ट, from lateral shift we know that one is parallel to 5 and 2 is parallel to 6. ठीक है, since red and violets are parallel, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन इज पैरेलल टू टू, एक 2 के पैरेलल है। देयरफॉर क्या क्या हो सकता है, देयरफॉर जहां पर 1 है उन दोनों को इंटरचेंज आप कर सकते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2 पैरेलल है 5 के, एक पैरेलल है 6 के, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अंदर वाले हैं उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो डिपेंड करता ही है, जो उसका म्यू है उस पर डिपेंड तो करता ही है। अलग अलग कलर के लिए म्यू की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती, तो हम लोग ये भी नहीं बता सकते, इसीलिए 3 और 4 के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कल कुछ बातें पढ़े थे, उसी से रिलेटेड सवाल है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था, इसी टाइम के लिए वेट कर रहा था। देखो, ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर जिसके ऊपर हम लोग क्लैडिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पर रेयरर मीडियम हम लोग लगाते हैं और अंदर में डेंसर मीडियम रखते हैं, अंदर में डेंसर मीडियम रखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड और 2 3 सवाल होंगे, शायद कल करेंगे हम लोग। ये है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अब एंगल साइन थीटा और क्या क्या चीजें आती हैं। यहां पर अपने से पूछा जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर।
जनरली जब यहाँ से एंगल आता है ये टकराता है पहले, फिर यहाँ से ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करता है, थोड़ा सा इधर टकराता है और इसके बाद ये इधर टकराता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है, न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है, न्यूमेरिकल अपर्चर ये है म्यू डी म्यू आर और यहाँ है सराउंडिंग का म्यू एस। तो अगर न्यूमेरिकल अपर्चर हम लोगों से पूछा जाए तो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है अंडर रूट ऑफ म्यू डेंसर का स्क्वायर माइनस म्यू रेयरर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग। ये होता है न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर पे थोड़ी सी और बातें हम लोग करेंगे जब एक दूसरा सवाल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही जाने हम लोग कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसको अंडर रूट ऑफ म्यू डेंसर का स्क्वायर माइनस म्यू रेयरर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू एस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद आप ये सवाल को आसानी से बना सकते हैं। जब आप यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू को 1 रख दोगे, म्यू डी दिया हुआ है हमारे पास 1.68 1.4, सबको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है और इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे कि एक तो दिया होगा कि मछली पानी के अंदर है, उसको कितना एरिया दिखेगा वो बताओ। पानी के अंदर एक बल्ब रखा हुआ है, कितना एरिया से लाइट निकलेगा ये बताओ। तीसरा टाइप ये रहेगा कि अपने को बताना होगा कि कितना कितना एरिया का प्लेट आप ऊपर रख दें सो दैट जो पानी से लाइट निकल रहा है वो नहीं निकले। ये तीनों टाइप इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तीनों टाइप का जवाब है पूरा का पूरा जो हम लोग टीआईआर पढ़े थे, ये उसी पे बेस्ड है। तो अगर अपने को टीआईआर पता है तो ये सवाल हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। अपने को बेसिकली इस सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं। बोल रहा है डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इतना। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू दे दी गई है। सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इतना बिलो द सरफेस, मतलब एच की वैल्यू दी गई है ना। तो हमारे पास म्यू दिया हुआ है 5/3, एच दिया हुआ 4 मीटर। तो कैलकुलेट कितना मिनिमम एरिया रहेगा ये अपने को बताना है। बहुत आसानी से हम लोग इस बात को निकाल सकते हैं। देखो बेटा, हमारे पास अगर इस ट्रायंगल में देखें यही एरिया का प्लेट अपने को निकालना है, यानी रेडियस निकालना है। तो अगर मैं लिखूं कि tan c की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं R/H के बराबर होगी। ये आ सकता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास tan c की वैल्यू आ सकती है। अच्छा, अब याद करो स्नेल्स लॉ क्या था, वो था हमारे पास, या क्रिटिकल एंगल क्या था, sin c इज इक्वल टू म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर के बराबर था। वही बराबर था। ठीक है, म्यू डेंसर के बराबर। यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं 1/म्यू ले लेता हूं, यानी tan c या sin c क्या लिखा हुआ उसको देखो। तो ये है हमारे पास म्यू, ये है 1, यानी cos थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर। यानी कि अगर आप यहां पर वैल्यूज रखें तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास। tan c होता है क्या sin बाई cos, tan c क्या होता है sin बाई cos। तो tan c इज sin बाई cos। cos थीटा अगर मैं निकालूं तो cos थीटा क्या है, cos थीटा है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कुछ तो गलत किया, रुक जा, गलत। एक सेकंड, सब कुछ गलत गलत, यहाँ पे ही गलत। हाँ, तो हमारे पास ये था टेन साइन सी की वैल्यू 1/म्यू था, मतलब ये 1 है और ये म्यू है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, उल्टा चल रहा था। शाबाश। म्यू माइनस या म्यू स्क्वायर -1 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर हम लोग बोले कॉस सी, वो किसके बराबर है, वो है अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1 अपॉन म्यू के बराबर है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा क्या हमारे पास, tan c इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, दोनों को जरा डिवाइड करो। तो आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा क्या, tan c की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 या म्यू स्क्वायर -1 के बराबर आएगा ये। यानी कि ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, या है ये इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, दोनों को आप बराबर कर दें
तो 10c के वैल्यू के बराबर हम लोग r वहां से निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कितना आएगा वो h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी कि r की वैल्यू निकल गई। अगर r की वैल्यू निकल गई बेटा तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर के बराबर, ये आ जाएगा। तो r की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। फिलहाल r की वैल्यू निकाले, h की वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी ये 25, 9 माइनस 1 निकाल लीजिए, r निकल जाएगा तो आप यहां से एरिया निकाल सकते हैं। ट्राई करिए जल्दी। अब देखो बेटा, अगर हम लोग यहां से 10c निकाले, c क्या है क्रिटिकल एंगल, तो r अपॉन h आएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा आगे। अब sin थीटा याद करो, हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल के लिए निकाला था, sin थीटा इज इक्वल टू रेलर बाय डेंसर था, यानी 1 बाय म्यू था। तो ट्रायंगल बनाया हमारा, क्या बनता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर था 1 म्यू, यहां से बेस भी निकाल लिया, cos थीटा निकाल लिया। अब cos tan थीटा क्या हो जाता है sin बाई cos, तो मुझे दिख रहा था दोनों को डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा ये सिर्फ कितना 1 बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो उसको मैंने रख दिया यहाँ पे, 10 की वैल्यू रख दी, ये वाला वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दो, तो एच आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन दिस। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज अपने पास दी हुई है, देखो सारी वैल्यूज दी हुई है, तो सारी वैल्यूज दी हुई है, 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16, 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कितना एरिया का प्लेट आपको रखना होगा, आप उसको बोल सकते हैं पाई की वैल्यू 3.14, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा लगभग, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3.14 इंटू 9, तो ये लगभग 27 या अप्रोक्सीमेटली 28 आसपास आ जाएगा, वो हो जाएगा अपना आंसर। इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या क्या बोल रहा है हमसे, अपने से बोल रहा कि ये आई है ना, आई की वैल्यू 70 डिग्री है, आई की वैल्यू 70 डिग्री है। अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है म्यू, ये तो एयर है, और क्रिटिकल एंगल भी निकालना है। ठीक है, म्यू आ गया तो क्रिटिकल एंगल भी आ ही जाएगा। अपने को पता है अगर यहाँ पर भी साइन सी की वैल्यू ली जाए, साइन सी, तो वो किसके बराबर होगा बेटा, वो होगा 1 बाई म्यू के बराबर, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, सी और आर में क्या रिलेशन है ना, वो भी अपने को देखना, और इसका रिलेशन भी देख लो क्या क्या रिलेशन है। अपन को पता है 1 इंटू साइन आई, अपने को पता है 1 इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन आर के बराबर होगा, साइन आर के बराबर होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर इतना अपने को पता है, अगर इतना अपने को पता है, साइन आई की भी वैल्यू अपने को पता है, ये है साइन आई जो कि साइन 70 डिग्री है, इज इक्वल टू म्यू इनटू, ये क्या है बेटा आर। अब देखो आर और सी में भी रिलेशन है ना, तो चाहे तो हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं, तो साइन आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन आर को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस सी के बराबर लिख सकते हैं, यानी ये क्या आ गया कॉस सी आया। तो साइन 70 की वैल्यू 0.93939 के बराबर है, म्यू अपने को निकालना है इनटू कॉस सी आया। अच्छा, ये साइन आया है तो कॉस से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये है 1, ये है म्यू, ये आ जाएगा हमारे पास म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आया 0.94 लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू म्यू, कॉस की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू ने म्यू को मार दिया। अब 0.94 का स्क्वायर करना है आपको, है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए 0.94 और देखिए कितना आ रहा है। इसको हम लोग अगर स्क्वायर कर दें तो क्या लिखेंगे 0.94, 0.94 का स्क्वायर, 0.94 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू लगभग 9 का स्क्वायर, 0.9 का, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है ना, तो पॉइंट अगर है तो 0.8 समथिंग ही होगा, है ना, तो मैं इसको 0.85 या 0.86 दे देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.86 या 87 लिख देता हूँ इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, यानी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 पॉइंट, म्यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1.87 आसपास, 1.87 आसपास, यानी कि जो हमारा म्यू का वैल्यू यहां से आ रहा है, यहां से जो म्यू का वैल्यू आ रहा है वो अंडर रूट लगभग ये
1.3 या फिर 1.4 के आसपास होगा, तो 1.35 में लिख देता हूं इसको, ये आ जाएगा। अब म्यू आ गया है तो आप साइन सी भी निकाल सकते हैं, यानी कि साइन सी इज इक्वल टू 1/1.35, 1/1.35। तो 1 को अगर आप डिवाइड करते हैं 1.35 से, तो लगभग ये कितने के बराबर आता है, ये लगभग आ जाता है 0.74 आसपास, और यहाँ पर उसीलिए वैल्यू दिया है। तो अगर मैं c की वैल्यू करूं तो कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 0.74, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू ये वही वैल्यू है, मतलब यहाँ पे डिवीजन जब आप करेंगे तो वो 0.7286 के बराबर आएगा, जो हम लोग अप्रोक्सीमेशनली अगर वो नहीं लेते तो 46 47 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इस सवाल को अगर मैं समराइज करूं तो क्या किया, सबसे पहले आपने साइन सी निकाल लिया है ना, साइन सी कैसे, क्रिटिकल एंगल से निकाल लिया, फिर स्नेल्स लॉ लगा दिया आई और आर में, तो वहां पे आर निकाला, फिर दिखा कि आर और सी में रिलेशन है तो उसको कॉस सी लिख दिया। वहां से हम लोगों ने क्या निकाला, वहां से हम लोगों ने म्यू की वैल्यू निकाली, म्यू की वैल्यू आ गई तो फिर हम लोग साइन सी की से, जो साइन सी का फॉर्मूला आया था 1/μ, वहां से फिर सी की वैल्यू निकाल ली।